नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जो हमारी ये ज्योग्राफी सीरीज़ है, इस सीरीज़ की आज ये तीसरी वीडियो है। और इस वीडियो में दोस्तों हम मोस्टली हिमालयस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा एक चैप्टर है, ये है जियोमॉर्फिक रीजन्स के अंतर्गत ये हिमालयस वाला टॉपिक आता है। तो हम इसमें पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा पहले एक इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं इसके बारे में। उसके बाद हम हिमालयाज़ को डिस्कस करेंगे। भारत में कितने हिमालयाज़ को कितने भागों में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, कौन सा हिमालय कौन सा राज्य में आता है, कितने राज्य हिमालयस के अंदर आते हैं, और कौन कौन से माउंटेन्स आते हैं हिमालयाज़ के अंदर, दोस्तों डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले एक सामान्य परिचय पढ़ लेते हैं हम ये भू आकृतिक प्रदेशों के बारे में, जो कि इस चैप्टर का नाम है। दोस्तों, सबसे पहले पहला है भारतीय उपमहाद्वीप उच्चावच। जो उच्चावच का जो मतलब होता है सर, उच्चावच का मतलब होता है सतह की ऊंचाई, नीचाई या आकार में अंतर। मतलब ऊंचाई कितनी है, नीचाई कितनी है। हाँ, उच्चावच के दृष्टिकोण से विभिन्न स्थिल आकृतियाँ का अनोखा सम्मिश्रण है। ये सभी उच्चावच भिन्न भिन्न समयांतरालों पर हुए भूगर्भिक हलचलों एवं बाह्य कारकों का सम्मिलित परिणाम है। जो कि आपको पता है कि पूरी क्या प्रोसेस हुई थी, भारतीय उपमहाद्वीप कैसे बना था, और इन सभी के कारण बहुत सारी हमारी क्या होती है, स्थलाकृतियाँ बनती है। भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना व इसके क्रियाशील भूआकृतिक प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित व बाहरजनित बलों तथा प्लेटों के क्षैतिज संचरण के अंतरक्रिया के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आई। दोस्तों, वर्तमान में जो भूवैज्ञानिक संरचना है हमारे भारतीय उपमहाद्वीप की, वो क्या है, अंतर्जनित मतलब हमारे जो पृथ्वी के अंदर वाले फोर्सेस हैं, और जो बाहर जनित और जो बाहर जो फोर्सेस बने हैं, बाहर जो आपस में हमारी स्थलाकृतियाँ हैं वो एक दूसरे को फोर्स लगाती हैं उनसे, तथा प्लेट्स जो हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं उनके हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स के कारण हमारे जो है जो वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना है वो बनी है। दोस्तों, भूवैज्ञानिक संरचना वो शैल समूह मतलब रॉक फॉर्मेशन या ग्रुप, जो भूवैज्ञानिक संरचना और जो रॉक फॉर्मेशन की भिन्नता के आधार पर भारत को तीन भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है। तो भारत को तीन भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जो भौतिक लक्षणों के आधार पर है, प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, और सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान। तो दोस्तों, जैसे आप देखते हैं प्रायद्वीपीय खंड क्या है, हमारे हिमालयस के बाद जो रीजन ख़त्म होता है उसके बाद एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रायद्वीपीय हिस्सा आता है भारत का, जो कि ऊपर से चौड़ा होता है, नीचे में तमिलनाडु जाने जाने तक वो क्या हो जाता है, संकरा हो जाता है। वो हमारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो गया। और हिमालय और उस पे जो पर्वतमालाएं हैं वो सभी सेकंड हो गया। और तीसरा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, तो सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के जो मैदान है वो ये तीन भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर पाकिस्तान भी आता है दोस्तों, बांग्लादेश भी आता है। तो हम इन सभी की बात कर रहे हैं। किसी स्थान की भूवैज्ञानिक संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। भारत में धरातलीय विभिन्नता बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर भारत को निम्नलिखित भौगोलिक आकृतियों में विभाजित किया जाता है। तो भारत को किन किन भौगोलिक आकृतियों में विभाजित किया जाता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले उत्तर पूर्वी हिमालय, जो पहला देख रहे हैं हम, डार्क ब्लैक है जो। पहले देख लेते हैं कितने 6 टाइप के हैं। ऊपर यहाँ से मैप के थ्रू जानते हैं दोस्तों। फर्स्ट है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, और जो सेकंड वाला है पोर्शन है वो है उत्तर पूर्वी के विशाल मैदान। ये उत्तर पूर्वी के विशाल उत्तरी भारत के विशाल मैदान है। तीसरा आता है दोस्तों भारतीय मरुस्थल, और चौथा आता है प्रायद्वीपीय पठार। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है, ऊपर से चौड़े नीचे से संकरे। और पांचवा आता है तटीय मैदान। जो पांचवा पोर्शन है ये दोस्तों देख रहे हैं, पश्चिमी तट और पूर्वी तट दोनों उसमें दिखाए गए हैं। और छठवा आता है भारत के द्वीप समूह, जो ये साइड में छठवा है, ये देख सकते हैं छठवा है। ये द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये इधर लक्षद्वीप है। तो ये 6 भागों में बांटा गया। किसको बांटा गया? भारत की भू आकृतिक संरचना को या भौगोलिक आकृतियों को। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय के बारे में, जो पहला है। तो दोस्तों आज डिस्कस करते हैं
यह उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। दोस्तों हमारा जो उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय है वो लगभग लगभग 2500 किलोमीटर की तक फैला है, लंबाई तक फैला है। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। इसकी रचना टर्शरी काल में अल्पाइन संचरण के कारण हुई है। अब टर्शरी काल तो हमको पता है, हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है। लेकिन टर्शरी काल वो है जब ह्यूमंस का डेवलपमेंट हो रहा था। एक होमो सैपियंस तो उसमें थे, क्वार्टरली वाले में थे। लेकिन टर्शरी में ह्यूमन नेचर, ह्यूमन डिस्क और जीव जंतु हमारी क्या होता विकास हो रहा था उसमें। तो अल्पाइन मतलब होता है जो ऊंचे पहाड़ होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं। अल्पाइन और भू संचलन मतलब धरती के मूवमेंट होना। जो भूभाग होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है स्थापित होता है। तो इसकी संरचना कैसे भी बता रहे हैं हिमालय की संरचना ऐसी भी तो टर्शरी काल में जो हमारे बड़े बड़े जो माउंटेन्स होते हैं या बड़े बड़े पहाड़ी जो क्षेत्र हैं और भू संचलन के कारण भी है। और जो हमारे भूमि है वो विस्थापित हो रही थी, इस कारण हमारे क्या हिमालयन का जो हमारे ये उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय है उनका क्या हुआ निर्माण हुआ है। पूर्वी अपेक्षा पश्चिम भाग अधिक चौड़ा है। आप देखेंगे पूर्व भाग कौन सा है, पश्चिम भाग कौन सा है। तो दोस्तों जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड है ये हमारा पश्चिम भाग, ये चौड़ा है बता रहे। और जो जो हमारा पूर्वी भाग है वो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये क्या है थोड़ा क्या संकरा है। तो हमारा जो पश्चिम भाग है वो चौड़ा है काफ़ी हिमालय में। जो पश्चिम में लगभग 400 किलोमीटर और पूर्व में 160 किलोमीटर तक चौड़ा है। तो पश्चिम में आप देखेंगे 400 किलोमीटर तक चौड़ाई है हिमालय की। इसका प्रमुख पूर्व में अभिसारी सीमांत पर दबाव बल का अधिक होना है। जो अभिसारी सीमांत क्या होता है दोस्तों? एक सीमा होती है। ये सीमा क्या होती है? जहाँ पर दो टेक्टोनिक प्लेट टकराती हैं और मुड़कर ऊपर उठती हैं, वो होता है हमारा अभिसारी सीमांत। मतलब वो सीमा होती है, उस सीमा पे दोनों प्लेट टकराती हैं, उसे सीमांत कहते हैं। और दबाव इतना ज़्यादा होता है कि वो प्लेटें ऊपर की तरफ मुड़ जाती है और ऊपर की तरफ मुड़ती है तो पर्वतों का निर्माण होता है। दोस्तों इसका मुख्य कारण यही था कि हमारी जो सीमांत वाला एरिया है जहाँ पर कि हमारे बहुत ज़्यादा क्षेत्र में पर्वत फैले हैं या हमारे संकरा और का है, या 400 किलोमीटर चौड़ाई जो है और 160 किलोमीटर चौड़ाई। इसका रीज़न दोस्तों यही है कि उन सीमांत उस सीमा पे ये प्लेटें किस तरह से मुड़ी हैं, ये उसकी वजह से ये डिसाइड हुआ है कि कितनी चौड़ाई होगी। पूर्व में दबाव बल अधिक होने के कारण पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र अधिक ऊंचे हैं। अब जितने ज़्यादा जैसे पूर्व वाला क्षेत्र है, पूर्व वाला चौड़ाई में कम होगा लेकिन ऊंचाई में ज़्यादा है। ऊंचाई में ज़्यादा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर क्या है हमारे अभिसारी सीमांत पर दबाव बल अधिक था। यही कारण है कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियाँ पूर्वी हिमालय में ही विद्यमान है। पूर्वी हिमालय, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा दोस्तों मानेंगे आप, नेपाल हो गया और ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये आता है पूर्वी वाला हिस्सा। इसके साथ ही हिमालय की श्रेणियां भारत को उत्तल तथा तिब्बत की ओर अवतल हो जाती है। तो हिमालय की जो श्रेणियां भारत की तरफ उत्तल, जैसे उत्तल की जो फिगर होता है उत्तल आप देख सकते हैं, और तिब्बत में जो है अवतल श्रेणी में होता है। मतलब एक एक प्रकार का उत्तल का मतलब होता है एक प्रकार का कर्व, और अवतल का मतलब होता है जो धनुष, आपने देखो धनुष की आकृति होती है वैसा। तो वैसा क्या पर दिखाता है श्रेणियाँ उत्तल और तिब्बत में अवतल की हो गई होती है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस में टकराने तथा इन दोनों प्लेट के बीच स्थित टेथिस सागर के अवसादों में वलन पड़ने के कारण भी है। तो दोस्तों दुनिया में पहले क्या था सारे कॉन्टिनेंट एक साथ थे और जो सागर था कॉन्टिनेंट्स के बगल पे वो था हमारा टेथिस सागर। अब हमारा जो है धीरे धीरे हमारे उस कॉन्टिनेंट्स अलग हुए, जब कॉन्टिनेंट अलग हुए तो एक दूसरे से टकराए, कुछ नया कॉन्टिनेंट बना, ऐसा कुछ बना। तो हमारा हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ जो यूरेशियन प्लेट थी और भारतीय प्लेट आपस में टकराई। वो दोनों टकराने से जहाँ पर जो उनका टकराने वाला क्षेत्र था वो थोड़ा ऊंचा हुआ, तो वहाँ पर क्या हो गया बहुत सारे माउंटेन्स आ गए। जो टेथिस सागर, जो पहले बहुत पहले सागर हुआ करता था टेथिस सागर, उसके अवसाद जो जो अवसाद साथ आए थे इन प्लेटों के साथ, वो क्या हो गए, वो मुड़ना शुरू हो गए। वो मुड़ना शुरू हो गए तो माउंटेन्स रेंज हमारे क्या हो गए, एक बहुत बड़ी बड़ी माउंटेन रेंज बन गया जो कि हिमालयन रेंज है। उत्तर में उत्तर से दक्षिण की ओर फैले उत्तरी पर्वतीय प्रदेशों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। उत्तर से दक्षिण तक आप देखते हैं
प्रदेशों के हिसाब से, हिमालयन प्रदेशों के हिसाब से देखते हैं कैसे बटा है। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर बृहद व आंतरिक हिमालय, तीसरा लघु व मध्य हिमालय, चौथा शिवालिक व बाह्य हिमालय, पांचवा उत्तर पूर्वी हिमालय। उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय की नदियों घाटों की सीमाएं के आधार पर प्रादेशिक चयन किया जा सकता है। अब हम क्या नदियों के हिसाब से अब देखते हैं। अब नदियाँ, कौन सी नदी कहाँ पर काट रही है, फिर अगली नदी कहाँ से आई, तो उनके बीच कुछ हिमालयन रीजन में बांटे हैं। जैसे पंजाब हिमालय हो गए, तो सिंधु नदी और सतलज नदी, इनके बीच के एरिया को बोलते हैं पंजाब हिमालय। इसकी लंबाई लगभग लगभग 560 किलोमीटर है। जैसे काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर, धौलाधीर पर्वत श्रेणी इसी के अंदर आती है, पंजाब हिमालय के अंदर। इसके बाद आपको मैप दिखाऊंगा, उस मैप में आपको पता चल जाएगा। दूसरा है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय को गढ़वाल हिमालय भी बोलते हैं। तो ये सतलज से लेकर काली नदी, ये काली नदी मतलब जहाँ तक नेपाल की बाउंड्री है, काली नदी तक के बीच की लंबाई है 320 किलोमीटर। यहाँ भागीरथी यमुना का उद्गम स्रोत है। नंदा देवी चोटी इसी में है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे बड़ी चोटी नंदा देवी चोटी है, जो कि उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है। तीसरा नेपाल हिमालय, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच है, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। इन सब में सबसे ज़्यादा माउंट एवरेस्ट इसी में है, कंचनजंगा इसी में है, धौलागिरी इसी में है, मकालू पर्वत श्रेणी भी इसी में। चौथा असम हिमालय, ये तीस्ता से दिहांग ब्रह्मपुत्र तक, यह है 750, मतलब नेपाल हिमालय की जितनी लंबाई है उससे 50 किलोमीटर कम, 750 किलोमीटर है। जिसमें कुला कांगड़ी, नामचा पारवा, नगा पहाड़ी का क्षेत्र आता है इसके अंदर, असम हिमालय के अंदर। तो दोस्तों ये रहा हूँ मैं जिसकी मैं बात कर रहा था। देखिए पंजाब हिमालय सतलज और सिंधु के बीच है। कुमाऊं हिमालय सतलज काली नदी के बीच में है। फिर नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच। असम है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच। ये देखो, ये है मैप, यहाँ से यहाँ तक इसको कह सकते हैं, ऐसा है। अब आते हैं ट्रांस हिमालय पे। ट्रांस हिमालय क्या है? यह महान हिमालय या वृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है। तो जो ट्रांस हिमालय के बाद हम पढ़ेंगे महान हिमालय या वृहद हिमालय। इस श्रेणी का अधिकांश भाग तिब्बत में होने के कारण इसे तिब्बतीय हिमालय भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश आदि पर्वत श्रेणियां इसके अंतर्गत आती है। इस भाग को वनस्पति का, जो ये भाग है यहाँ वनस्पतियाँ नहीं होती है, वनस्पति का अभाव है, ये नोट कर सकते हैं आप ये चीज़। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था। इसकी सबसे ऊंची चोटी गॉडविन एस्टिन या केटू, ये 8611 मीटर, 8611 मीटर याद रख सकते हैं इसे। और ये भारत की सबसे ऊंची और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन ये चोटी दोस्तों अभी पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर में है। तो ये चोटी वहाँ स्थित है। और यह चोटी काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी यहीं स्थित है। अब विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली एक चोटी है, उसका नाम है राकापोशी, और ये भी इसी के अंदर आती है, ट्रांस हिमालय के अंदर। ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी पश्चिम की ओर पामीर घाट तथा पूर्व में कैलाश श्रेणी तक फैली है, जिसमें विभिन्न ग्लेशियरों का विकास हुआ। जैसे विश्व प्रसिद्ध सियाचिन ग्लेशियर ट्रांस हिमालय के अंदर आता है, और वोल्टेरो, बियावो और हिस्पर ग्लेशियर भी ट्रांस हिमालय के अंदर आता है। तो कौन से ग्लेशियर हो गया? सियाचिन हो गया, वोल्टोरो, बियाफो और हिस्पर ग्लेशियर। ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी की उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। तो जो काराकोरम श्रेणी है उसमें ट्रांस हिमालय को काराकोरम श्रेणी की उच्च हिमालय की रीढ़ भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से ITSZ इंडो सांगपो सेचर जोन द्वारा अलग करता है। तो दोस्तों ITSZ है क्या? ITSZ एक सीमा है दोस्तों, सीमा बोल सकते हैं इसको, एक भ्रंश बोल सकते हैं, एक फॉल्ट बोल सकते हैं। तो ये है, ये दो हिमालयस को अलग अलग करती है, दो प्रकार के हिमालयस को अलग अलग करती है। जैसे इसने अलग किया है ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय को, तो एक प्रकार की सीमा मान सकते हैं हम इसको, या भ्रंश या फॉल्ट। सिंधु नदी ट्रांस हिमालय के जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच बहती है। एक तरफ जास्कर श्रेणी है, एक तरफ लद्दाख श्रेणी है, उनके बीच में बहती है सिंधु नदी। लद्दाख श्रेणी की बुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत की सबसे गहरी गार्ज लगभग 5200 मीटर गहरी का निर्माण करती है। अब गार्ज क्या है? एक गहरी घाटी होती है। तो दोस्तों क्या करती है, सिंधु नदी ट्रांस हिमालय में जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच बहती है, और लद्दाख श्रेणी के बुंजी नामक स्थान पर
स्थान भी याद रखना, बुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत की सबसे लंबी गार्ज, सबसे गहरी गार्ज, गार्ज मतलब होता है गहरी घाटी, जो लगभग 5200 मीटर गहरी का निर्माण करती है। अब दूसरा दूसरा चार दूसरे टाइप के हम हिमालय पाते हैं, वृहद हिमालय या महान हिमालय। सदा बर्फ में ढकने वाले इस हिमालय को बर्फीला हिमालय या हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ है? इसका विस्तार है पश्चिम में सिंधु नदी के घाट से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बारवा पर्वत तक है। ये पश्चिम में सिंधु नदी के घाट से लेकर नामचा बारवा पर्वत तक इसका विस्तार है। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणी से हुई है। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणी से हुई है, याद रखना। अभी जो है इसका एक कटाक्ष मिलेगा आपको। ये सर्वाधिक सतत श्रृंखला है और कंटिन्यूस है, ठीक है। वृहद हिमालय और लघु हिमालय। अब वृहद हिमालय के बाद आता है लघु हिमालय। तो इन दो को करती है एक और भ्रंश या फॉल्ट, वो है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये दो अलग अलग होते हैं। इसकी औसत लंबाई 6100 मीटर। मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसको अलग करती है? वृहद हिमालय और लघु हिमालय को। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ इस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, जैसे माउंट एवरेस्ट, सागर माथा। इसकी सबसे ऊंची चोटी है, यह है वृहद हिमालय, महान हिमालय। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असिमेट्रिक है। अभी हमने कहा था कि हिमालय क्या है? कंटिन्यूस है, सिमेट्रिक है। लेकिन महान हिमालय की वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग को क्रूड ग्रेनाइट से बना है। तो महान हिमालय का यह भाग क्रूड ग्रेनाइट से बना है। वृहद हिमालय में पाई जाने वाली प्रमुख पर्वत चोटियों के क्रम इस प्रकार हैं। देखो, माउंट एवरेस्ट, इसका आपको याद होना चाहिए 8848। कंचनजंगा का याद होना चाहिए 8598। मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा। नंदा देवी की हाइट है 7817 और नामचा बारवा की है 7756। केदारनाथ की है 6945। ये इनकी हाइट है मीटर्स में। अब हिमालय का सबसे सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट और ये स्थित है नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर। विश्व का भी सेम है। भारत का गॉडविन ऑस्टिन है, ये पाक अधिकृत कश्मीर के पास है भी। इसकी हाइट है 8611 मीटर। भारत स्थित हिमालय है कंचनजंगा 8598 मीटर, सिक्किम नेपाल पर स्थित है ये। वृहद हिमालय के पूर्वी भाग में पश्चिम की अपेक्षा अधिक ऊंचाई और बर्फ पाई जाती है। पूर्वी भाग कौन सा है? अब पूर्वी भाग है वही नेपाल हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल हो गया। वृहद हिमालय की पर्वत ढाल उत्तर की ओर मध्य तथा दक्षिण की ओर तीव्र है। मतलब तीव्र वाली हिस्सा किस तरफ है? अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा तीव्र है। इसका प्रमुख इंडो ऑस्ट्रेलियन इंडियन प्लेट द्वारा लगाया जाने वाला अधिसारी बल, क्योंकि उधर साइड बल ज़्यादा लगा था और प्लेट्स द्वारा, तभी वहाँ के लोग, वहाँ की जो माउंटेन्स की हाइट है वो बहुत तीखी है, मतलब ढाल जो है बहुत तीखी है। वृहद हिमालय के मध्यवर्ती भाग में ही गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों का उद्गम होता है। इस पर्वत श्रेणी को काटकर बहने वाली नदियाँ सिंधु, ब्रह्मपुत्र, अलकनंदा, जो कि पूर्ववर्ती नदियों का एक अच्छा उदाहरण है। अब बात करते हैं लघु हिमालय, मध्य हिमालय। तो दोस्तों इसकी चौड़ाई है, इस पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई है, पहले तो ये वृहद हिमालय के दक्षिण में है और इसकी चौड़ाई है 50 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी। और इसकी औसतन हाइट है 3700 मीटर से 4500 मीटर तक। इसके उत्तर में MCT, मेन सेंटर थ्रस्ट, और दक्षिण में MBF, बाउंड्री फॉल्ट संरचना पाई जाती है। अब MBF पे MCT तक था, MBF आ गया, ये भी फॉल्ट है, ये भी ब्रांच है। और ये किसके बीच इनके बीच, दोनों के बीच क्या है? इन दोनों लाइन के बीच लघु मध्य हिमालय है। अब लघु मध्य हिमालय के नीचे जो हिमालय आएगा उसको अलग करेगा मेन बाउंड्री फॉल्ट। जो हिमालय सर्वाधिक असम रिक्ड है, असम मतलब उबड़ खाबड़ है। वृहद तथा लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ी घाटियाँ अवस्थित हैं। कश्मीर घाटियों में हिमोड़ निक्षेप मतलब ग्लेशियर जो अपने साथ मलबा लाता है उसे हम हिमोड़ निक्षेप कहते हैं। तो कश्मीर घाटी में हिमोड़ निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को करेवा करेवा कहते हैं, जो केसर की खेती के लिए अधिक प्रसिद्ध है। लघु हिमालय को महाभारत श्रेणी तथा हिमाचल श्रेणी से भी नाम से भी जाना जाता है। यह श्रृंखला का निर्माण अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित शैलों के द्वारा हुआ है। लघु हिमालय को पश्चिम पूर्व तक निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। अब लघु हिमालय में सबसे पहला आता है जम्मू कश्मीर, पीर पांचाल श्रेणी,
यह मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। फिर आता है धौलाधर श्रेणी। धौलाधर आती है हमारी हिमाचल प्रदेश में, ये कांगड़ व कुल्लू की प्रसिद्ध घाटी है। फिर आता है मसूरी, उत्तराखंड में। महाभारत श्रेणी आता है नेपाल में। धौलाधर पीर पंजाल के दक्षिण में स्थित पर्वतीय क्षेत्र है, क्योंकि धौलाधर हमारा हिमाचल में आ गया और पीर पंजाल हमारे जम्मू कश्मीर में, तो उसके दक्षिण में ही रहेगा धौलाधर। लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। जैसा आपने देखा होगा, बहुत सारे बुग्याल है उत्तराखंड में। जैसे कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, और उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहते हैं। अब दोस्तों लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय। अब इसके बाद आता है शिवालिक हिमालय, कि मध्य भारत के प्रसिद्ध स्वयंवर्धक पर्यटन स्थल जैसे शिमला, मसूरी, चकराता, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग स्थित है। लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच काठमांडू घाटी है। ये भी आप नोट कर सकते हैं कि महान हिमालय जो हमने लघु हिमालय से पहले पढ़ा, उनके बीच है काठमांडू घाटी। अब बात करते हैं तो शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय, इसको शिवालिक या आउटर हिमालय कहते हैं। हिमालय की सबसे दक्षिण की श्रेणी, हिमालय की सबसे दक्षिण की श्रेणी शिवालिक के नाम से विख्यात है। हिमालय की अन्य श्रेणी की तुलना में शिवालिक श्रेणियाँ कम ऊंची होती है, ये भी सही है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों द्वारा लगाए गए अवसादों के निक्षेपण तथा उनमें वलन पड़ने से शिवालिक की उत्पत्ति हुई है। इसके लिए औसत ऊंचाई 900 मीटर 1200 मीटर है। सबसे कम होने के साथ यह हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रृंखला भी है। इसके बाद पाकिस्तान में पोटवार बेसिन से लेकर आसाम ब्रह्मपुत्र तक है। अब बात करते हैं शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कई समतल संरचनात्मक घाटी है। कौन कौन सी है? दून, जैसे दून और द्वार, देहरादून, हरिद्वार। शिवालिक से निचले भाग को तराई कहते हैं। यह दलदली तथा वनाच्छादित प्रदेश है। HFF हिमालयन फ्रंटियल फॉल्ट शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से और MBF लघु हिमालय से अलग करती है। देख लो, उत्तरी मैदान से अगर अलग करना है तो MBF है शिवालिक को, और लघु हिमालय से करना है, सॉरी, उत्तरी हिमालय से करना है HFF है, और लघु हिमालय से करना है तो हमारे MBF है। अब बात करते हैं दोस्तों, आखिरी है उत्तर पूर्वी हिमालय, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। दिहांग जॉर्ज के बाद हिमालय के दक्षिण की ओर एक और तीखा तथा अक्ष संज्ञा मोड़ बनाते हुए भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को फैल सकता है। इसलिए ही उत्तर पूर्वी हिमालय के नाम से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी हिमालय में ज़्यादातर पहाड़ियाँ छोटे बड़े नदी नालों के द्वारा अलग होती हैं। यहाँ अनेक जनजातियाँ झूम व स्थानांतरित कृषि करती है, जो हमारे उत्तर पूर्वी है, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हमारे, उनमें भी। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैली हिमालय श्रेणी को अलग अलग राज्यों अलग नामों से जाना जाता है, जैसे डाबला पहाड़ी, मेरी पहाड़ी, ऊपर पहाड़ी, मिशमी पहाड़ी, पटकई पहाड़ी, पटकई बुम। डाबला पहाड़ी, मेरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी, मिशमी पहाड़ी और पटकाई बुम, ये अरुणाचल प्रदेश में है। और पटकाई बुम जो है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार सीमा को अलग करती है। नागा पहाड़ी नागालैंड में है। मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में है। मिजोरम पहाड़ी मिजोरम में है। त्रिपुरा त्रिपुरा में। बरेल है असम मणिपुर नागालैंड में। मिकिर पहाड़ी है असम में। जैसे यह है, सियाचिन की लंबाई आज तक 76 किलोमीटर है और ये काराकोरम में रेंज में स्थित है। जैसे हिस्पर, व्याफो, वोल्टेरो, बातुरा, चोंगोलुंगमा, कुर्तबिन, रीमो, पुनमा, ये सब क्या है? ये सब जो है इन अवस्थित है काराकोरम रेंज में। रूपल जो है वृद्ध हिमालय में है, पीओके में। जेमू है कंचनजंगा में। सोनापानी कश्मीर में। गंगोत्री, मिलावट, चौराबाड़ी जो है हमारे कुमाऊं क्षेत्र में, उत्तराखंड में। अब बात करें हिमालय के भूआकृति या खंड के प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन के बारे में देखते हैं। पहला आता है कश्मीरी तथा उत्तर पश्चिमी हिमालय, हिमाचल उत्तराखंड हिमालय, दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय और पूर्वी पहाड़ियों का पर्वत। कश्मीर और उत्तर पश्चिम हिमालय के बारे में देखते हैं। इनमें काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल आदि प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं। कश्मीर हिमालय के उत्तर पूर्व भाग में एक शीत मरुस्थल स्थित है। यह वृद्ध हिमालय तथा काराकोरम श्रेणी के बीच स्थित है। शीत स्थल लद्दाख को बोलते हैं शीत मरुस्थल। यह वृद्ध हिमालय तथा काराकोरम श्रेणी के बीच स्थित है।
जो जिला बनिहाल, फटवा, खरदुरा आदि प्रमुख दर्रे हैं। जो जिला बनिहाल, फोटुला, खरदुरा आदि प्रमुख दर्रे हैं। इस क्षेत्र में डल झील और वुलर झील ताज़ा पानी की झील है, जबकि पेंगोंग तथा सेमपुरी झीलों का जल लवण युक्त है। ये कहाँ कर हम नॉर्थ उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय और कश्मीर की बात कर रहे हैं। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झीलम, चेनाब इस क्षेत्र में अपवाहित होती है। लेह में जास्कर नदी सिंधु नदी से मिलती है। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरारे शरीफ जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल भी यहीं स्थित है, हमारे कश्मीर हिमालय में। अब दक्षिणी भाग में अनुदैर्य घाटियाँ पाई जाती है, जिन्हें दून कहा जाता है। इसमें जम्मू दून और पठानकोट दून प्रमुख है। अब जम्मू दून क्या है? जब दो हम अनुदैर्य मतलब क्या होता है? जब दो पैलर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच की दूरी को हम अनुदैर्य कहते हैं। अब जो है घाटियाँ, जो लंबी संकरी घाटियाँ, तो ये वो आसानी से है नहीं कि हम डाटा ग्रैब कर सकते हैं इसमें, तो टाइम लगता है इसमें, ये बताने की कोशिश है इसमें। अब बात करते हैं दोस्तों हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। अ, हिमालय का एक यह हिस्सा पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली नदी, घा घा ठीक है, घाघरा इसकी सहायक नदी है, काली नदी की स्थित है। इस खंड में हिमालय के तीन प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, वृहद हिमालय, लघु हिमालय जिसमें हिमालय में धौलीधार और विकासखंड नाट्यबा कहा जाता है का शिवालिक श्रेणी स्थित है। इस क्षेत्र में दो प्रमुख स्थलाकृतियाँ शिवालिक और दून है, जैसे चंडीगढ़ कालिका दून, नालागढ़ दून, देहरादून रके दून तथा कोर दून। इस देहरादून की सबसे बड़ी घाटी है। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी नंदा देवी कुमाऊं हिमालय का ही भाग है। वृहद हिमालय घाटियाँ जो भोटिया नामक खानाबदोश समुदाय के लोग रहते हैं, वे ऋतु प्रवास करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में बुग्यालों में रहते हैं और शरद ऋतु में घाटी में आ जाता है। प्रसिद्ध फूलों की घाटी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब यहाँ के प्रमुख तीर्थ स्थल है तथा इस क्षेत्र में कर्णप्रयाग नदी संगम है, जिनमें देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग शामिल है। उत्तराखंड में तराई भाग में पाताल तोड़ गुफाएं पाई जाती हैं, जो धरातल पर स्वतः प्रकट हुए प्राकृतिक स्रोत देती है। अब बात करते हैं दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। यह पश्चिम में नेपाल हिमालय तथा पूर्व में भूटान हिमालय के बीच स्थित है। यह क्षेत्र कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियाँ, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहाव वाली नदियों के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में उत्तरी भाग में लेप्चा नामक जनजाति निवास करती है, उत्तरी भाग में इसके, जबकि निम्न श्रेणी दक्षिण भाग में नेपाली, बांग्ला तथा अन्य मध्य भारतीय की जनजातियाँ का मिश्रण है। अब यहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ नहीं है, परंतु उनके स्थान पर द्वार स्थलाकृतियाँ पाई जाती है, जिनका प्रयोग चाय बागान में किया जाता है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। यह क्षेत्र पश्चिम में भूटान हिमालय से लेकर दीपू दर्रे तक फैला हुआ है। नामचा पारमता तथा कांगतो इसकी दो प्रमुख चोटियाँ हैं। इस क्षेत्र में बहुत सी जनजाति निवास करती है, जैसे मोनपा, डाफला, अबेर, मौसमी, निशी तथा नागा। अधिकांश जनजातियाँ झूम कृषि करती है। इन्हें स्थानांतरित अथवा स्लैश में वन कृषि भी कहा जाता है। पूरी पहाड़ियों और पर्वत, ये हिमालय के सुदूर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों एवं पर्वत है। पूर्वी पहाड़ी जिसकी दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर है। उत्तर में पटकाई बम, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी और दक्षिण में मिजो और लोसाई पहाड़ी के नाम प्रसिद्ध है। यहाँ के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जनजातियाँ झूम तथा स्थानांतरित कृषि करती है। यहाँ प्रवाहित होने वाले बका नदी मणिपुर एवं मिजोरम की मुख्य नदी है। मणिपुर घाटी के मध्य लोकटक झील स्थित है, अपने चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मिजोरम स्थित मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, कोमल तथा असंगठित चट्टानों से निर्मित है। मिजोरम क्या कहता है? मोलेसिस बेसिन कोमल तथा असंगठित चट्टानों से निर्मित है। और दोस्तों ये है मैप। कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, हिमाचल हिमालय, नेपाल, सिक्किम, भूटान। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही।
इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई नई वीडियो लाएंगे। तो देखते रहिए दोस्तों इस चैनल को, अगर हो सके तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।